नमस्ते। मैं डॉक्टर मृगनयना सुरवणे जाधव, एक आयुर्वेदाचार्य हूँ, प्रैक्टिसिंग जनरल फिजिशियन, पंचकर्म सेंटर एंड ब्यूटी क्लिनिक सिंस लास्ट 5 years। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा पंचकर्म के पूर्व कर्म और पश्चात कर्म के बारे में, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्चुअल पंचकर्म की विधि के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वमन के बारे में। वमन ये मुख्यतः कफ डोमिनेंट विकारों में किया जाने वाला विधि है। उदाहरणार्थ स्थूलता है, दोषों का उत्क्लेश है, इन सभी अवस्थाओं में वमन विधि करवाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम मुख से औषधियों को देते हैं और मुख से ही उल्टी करवाते हैं और दोषों को बाहर निकालते हैं, और पश्चात कर्म के सारे पथ्यों का पालन करके शरीर को साम्यावस्था प्रदान करते हैं। तो वातावरण का भी असर हमारे शरीर पर होता है। तो हम वसंत ऋतु में वमन करवाते हैं, क्योंकि इसमें स्वभावतः अतिरिक्त प्रमाण में कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। तो इसके लिए स्वस्थ व्यक्ति भी वसंत ऋतु में यानी फरवरी मार्च इन महीनों में स्वस्थ व्यक्ति वमन ले सकता है। इसके आगे हम जानते हैं विरेचन के बारे में। तो विरेचन ये मुख्यतः दूषित पित्त और कफ के लिए दिया जाने वाला विधि है। तो इसमें हम औषधियों को मुख के द्वारा प्रवेशित करते हैं और अधोमार्ग से यानी गुदा द्वार से अतिरिक्त दोषों को बाहर निकाला जाता है, यानी जुलाब के रूप में हम बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। यह खासकर पित्त डोमिनेंट विकारों में करने वाला विधि है। तो स्वस्थ व्यक्ति भी शरद ऋतु में यानी सितंबर अक्टूबर इस काल में विरेचन ले सकता है, क्योंकि स्वभावतः इस काल में पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है। इसके आगे हम जानते हैं बस्ती के बारे में। तो बस्ती यह वात दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, वैद्य नाना जी, प्रता जोशी जी हमेशा कहा करते थे, इनका वाक्य था, बस्ती द्यावा, बस्ती घ्यावा, बस्ती जीवेचा विसावा। तो आयुर्वेद में इसको अर्धी चिकित्सा माना गया है, क्योंकि वात दोष के कारण अन्य दोष स्वस्थान छोड़कर शाखा मार्ग में विचरण करते हैं और वहाँ पर अतिरिक्त प्रमाण में जमा होकर वहाँ पर व्याधि उत्पन्न करता है। तो अगर वात दोष की चिकित्सा पहले की गई तो अन्य दोष भी स्वस्थान पर जाकर अपना कार्य प्राकृतिक रूप से कर पाते हैं। तो इसलिए बस्ती का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और यह इम्पोर्टेंट चिकित्सा मानी गई है। तो बस्ती कैसे देते हैं? इसमें हम औषधियों को अधोमार्ग से यानी एनल ओपनिंग के द्वारा औषधि सिद्ध तेल, काढ़ा, दूध इन द्रव्यों को शरीर में प्रवेशित करते हैं। जैसे कि अपने इनिमा के बारे में सुना होगा, वैसे ही सेम प्रोसीजर है, लेकिन बस्ती यह एक बहुत ही शास्त्रोक्त पद्धति है। तो इसको कुशल चिकित्सकों के निगरानी में ही करना आवश्यक है, नहीं तो इसके जो व्यापद है वो भी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्थानिक अभ्यंग करना पड़ता है, फिर थोड़ी सी स्टीम देनी पड़ती है और उसके बाद हम औषधि सिद्ध द्रव्य एनल ओपनिंग के द्वारा शरीर में प्रवेशित करते हैं। कुछ देर के बाद शरीर को वेग की संवेदना आती है, फिर जो प्रवेशित किया हुआ द्रव्य है वह वात के साथ बाहर आता है और रुग्ण बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। तो बस्ती के भी बहुत से प्रकार हैं। तो अलग अलग बस्ती पद्धतियों में औषधि की मात्रा, बस्ती का ड्यूरेशन ये भी विभिन्न है। उदाहरणार्थ महिलाओं में वंध्यत्व है,
गर्भाशय से संबंधित कुछ विकार है, हाँ, तो उसके लिए हम उत्तर बस्ती देते हैं, यानी उसके योनि मार्ग में हमें बस्ती किया जाता है। उसके तो बस्ती चिकित्सा है मुख्यतः वातरक्त यानी गाउट, जोड़ों का दर्द यानी अर्थराइटिस, पेट में फूलापन, इन वातज अवस्थाओं में की जाने वाली चिकित्सा है। स्वस्थ व्यक्ति भी बस्ती वर्षा ऋतु में यानी जून जुलाई इस महीनों में ले सकता है। इस काल में स्वभावतः वात शरीर में बढ़ा हुआ होता है। तो इसको बस्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में इस चिकित्सा पद्धति को करने के लिए प्राणियों का मूत्राशय यूज़ किया जाता था और इसको संस्कृत में बस्ती कहते हैं। तो इसीलिए इस चिकित्सा पद्धति का नाम बस्ती ऐसा पड़ा। इसके आगे हम समझते हैं नस्य के बारे में। आयुर्वेद में कहा गया है नासा ही शिरसो द्वारम, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के ऊर्ध्व जत्रुगत जो विकार है यानी ईएनटी रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसके लिए नस्य चिकित्सा उत्तम मानी गई है। ऊर्ध्व जत्रुगत यानी गर्दन के ऊपर के जो भी अवयव है उनके लिए यह चिकित्सा की जाती है। तो उदाहरणार्थ कान, नाक, गला, सिर, उसके संबंधित विकारों में नस्य बहुत ही उपयोगी है। या फिर नेक से ऊपर जितनी भी इंद्रियां है उनका प्रसादन करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त विधि है। यह विधि मुख्यतः विस्मरण, स्ट्रेस, अर्दित यानी बेल्स पाल्सी जैसे कई शिरोगत विकारों में की जाती है। तो नस्य विधि कैसे होता है? इस विधि को औषधि सिद्ध तेल, घी या काढ़े की कुछ बूंदें नाक में डाली जाती है। इसके भी विभिन्न प्रकार हैं। इन प्रकारों के अनुसार कितनी बूंदें डालनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए डालना है, ये भी विभिन्न होता है। उसके प्रकार के अनुसार यह भी विभिन्न होता है। तो यह विधि स्वस्थ व्यक्ति वसंत ऋतु में यानी फरवरी मार्च इस दरमियान कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस में हम हमेशा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ आजकल के जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसमें ये बहुत ही उपयुक्त चिकित्सा मानी गई है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं रक्त मोक्षण के बारे में। यह विधि हम अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति है। यह विधि मुख्यतः रक्त धातु से संबंधित कोई विकार है, कोई त्वचा विकार है, लोकल इम्प्योरिटीज है, त्वचा से संबंधित कोई विकार है, लोकल स्थानिक रक्त दुष्टि है, तो वहाँ पर रक्त मोक्षण के लिए हम जलऊ का यानी लीच एप्लीकेशन करते हैं और इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाला जाता है। फिर आयुर्वेद में रक्त मोक्षण के लिए श्रृंग, अलाबू इनका भी वर्णन किया गया है। इस प्रक्रिया में हम उस स्थान पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं और दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। परंतु किसी किसी के शरीर में संपूर्ण रक्त धातु दूषित होता है, तो वहाँ पर सिराव्यध यानी वेन के द्वारा दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसका एक बेस्ट ऑप्शन है ब्लड डोनेशन। यस, तो जो भी ब्लड डोनेशन करना चाहता है वह शरद ऋतु में यानी सितंबर अक्टूबर इस काल में हम ब्लड डोनेशन करवा सकते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो इसी दिनों में लगते हैं। ये इसका शास्त्रीय कारण है। जब हम लोकल इम्प्योरिटीज के लिए यानी स्थानिक रक्त दुष्टि के लिए जलऊ का यानी लीच लगाकर उस दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है, हम
लीच लगाते हैं तो उसके मुंह से एक हिरुडिन नामक द्रव्य सिक्रेट होता है और वह एंटीकोएगुलेंट यानी वो खून को जल्दी क्लॉट नहीं होने देता है, तो रक्त कुछ देर तक बहता रहता है। तो इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अतः यह चिकित्सा कुशल चिकित्सकों के निगरानी में करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है रक्तम जीवयति स्थिति, यानी रक्त है तो जीवित है। रक्त मोक्षण के बारे में आचार्य सुश्रुत ने उसका इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा है कि अगर रुग्ण को अन्य कोई चिकित्सा पद्धति से लाभ नहीं हो रहा है तो हमें समय ना गवाते हुए इस रक्तमोक्षण चिकित्सा पद्धति का उपयोग करना चाहिए और उस रुग्ण को जल्दी से जल्दी स्वस्थ अवस्था प्रदान करना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत ने रक्तमोक्षण के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, इन 5 पंचकर्मों के प्रधान कर्म के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हमें ईमेल करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक कि हमारा चैनल देखते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।